नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के इस नए चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर ऑफ बिहार के पार्ट 2 को। और इसमें आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पूर्व के कुछ पावर बचे हुए थे डिस्कस करने को, उसे हम आगे बढ़ाते हैं और तत्पश्चात हम बिहार से संबंधित विभिन्न प्रावधान, विस्तृत प्रावधान जो है राज्यपाल के संबंध में या अब तक के जो कंट्रोवर्सी है उसे हम डिटेल से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए, जो स्वैच्छिक अधिकार है कुछ राज्यपाल के, और यही इसको जो है रबर स्टाम्प बनाने से रोकता है। तो इस कंसेप्ट को समझने की यहाँ पे जरूरत है। अब आइए, पहला जो इसमें करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, साधारणतः क्या होता है कि राज्यपाल ऐसे दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जो कि बहुमत में हो, और अगर राज्यपाल को जो लगे कि नहीं ये सरकार बना सकता है ये दल, तो उसी को आमंत्रित करता है। लेकिन ये तो राज्यपाल के विवेक पे निर्भर करता है ना कि किसको बुलाए। तो यहाँ पे जो राज्यपाल का डिसीजन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में समय समय पर आपको समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानने को मिलता होगा कि वहाँ पे राज्यपाल ने फला पार्टी को बहुमत होने के बाद भी उसको नहीं बुला के दूसरे को बुला लिया। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें राज्यपाल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक ये महत्वपूर्ण शक्तियां, और दूसरी यहाँ पे देखिए, टू डिजॉल्व द असेंबली। कभी कभी क्या होता है कि पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ विधायक या फिर आप सदन के ही कुछ सदस्य अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है राज्यपाल के पास एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में इस हथियार को वो प्रयोग कर लेते हैं कि वो क्या करता है, तो सरकार को डिजॉल्व कर देता है। किस मत पे कि आप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वो पारित हो गया, तो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके गवर्नमेंट में, किसी का विश्वास नहीं है, या आपकी सरकार जो है वो अल्पमत में है। तो इस आधार पर वहां पर राष्ट्रपति क्या करता है, सदन को राज्यपाल विघटित कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो दो शक्तियां हैं ये राज्यपाल को रबर स्टाम्प बनने से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वो रोकता है। तो जहां भी रबर स्टाम्प, या आप कहें कि राज्यपाल के पद का इस बारे में कहीं भी आपको वर्णन करना हो कि नहीं ये रबर स्टाम्प नहीं है, तो इन दो चीजों का वर्णन आप वहां पे जरूर करें। और 63rd बीपीएससी में, 64th बीपीएससी में क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो इन दो मुद्दों को वहां पे आपको डिस्कस करना था, तब आपका आंसर पूरा होता। अब आइए, जो बिहार से संबंधित कुछ प्रावधान है वहां पे। अब देखिए, दो जो इशू है वहां पे हम बिहार में अब तक विवाद से संबंधित पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत एक और तीसरा इशू उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये 1988 में जो गोविंद नारायण था ये बिहार के राज्यपाल थे, और भगवत झा जो है ये मुख्यमंत्री थे। दोनों ही कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे। और आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है तो साधारणतः वो उस दल से अपना नाता तोड़ लेता है, लेकिन कुछ कुछ मामलों में तो झुकाव थोड़ा बहुत देखने को मिल ही जाता है। तो ये राज्यपाल थे और भगवत झा मुख्यमंत्री थे। तो दोनों कांग्रेस पार्टी के थे। तो गोविंद नारायण की नियुक्ति के बाद ऐसा लगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में अच्छा एक केमिस्ट्री है और राज्य का विकास अच्छा होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों के बीच इतना विवाद उत्पन्न हो गया कि गोविंद नारायण जो राज्यपाल थे ये दिल्ली चले गए, और इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के शक्ति को नहीं समझते हैं, और मुख्यमंत्री को समझाना उससे कुश्ती लड़ने के बराबर है। मुख्यमंत्री का आरोप था राज्यपाल पे कि ये जो राज्यपाल है ये केंद्र की सरकार से संबंधित विभिन्न विवादास्पद कुछ प्रावधान जो कि इसको नहीं वर्णन करना चाहिए जनता के सामने, वो जनता के बीच जा जाके ये राज्यपाल महोदय कहते हैं, और जनता को जो है केंद्रीय सरकार की आलोचना पे जो है उसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री का ये आरोप था, इनका ये आरोप था। तो ये एक 1988 में दिखता है। अब एक बीएम लाल वर्सेस श्रीमती राबड़ी देवी जब 1999 में सीएम थी है, तो इसके बीच देखिए क्या हुआ कि 1999 में जब राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी, और सुंदर
सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल थे और राबड़ी देवी सीएम थी, और आरजेडी के जो सुप्रीमो थे, अध्यक्ष थे, वो लालू प्रसाद यादव थे। तो लालू प्रसाद यादव और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी खुली आलोचना सुंदर सिंह भंडारी की करते थे कि ये जो है राज्यपाल ठीक से इनको अपने कर्तव्य शक्ति का पता नहीं है। तो मीडिया या लोगों ने इससे जानना चाहा दोनों से कि तब किसे बनाया जाए। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि किसी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जो जज हैं उसे जो है अगर राज्यपाल बनाया जाए तो उसे सब कुछ पता होता है, तो उससे काम में कोई रुकावट नहीं आती जल्दी। तो उसी बीच क्या हुआ, तो बीएम लाल जो है पटना हाई कोर्ट से रिटायर किए थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे वहां पे। तो यहाँ इसको क्या किया, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश थे, तो इसको ये जैसे रिटायर किए तो इसको राज्यपाल बना दिया गया। अब बीएम लाल जैसे राज्यपाल बने तो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जो उस समय वास्तविक सत्ता के संरक्षक थे, इन लोगों के जो आप एक तरह से कर सकते हैं कि इनकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि ये तो कानून से जुड़े हुए विशेषज्ञ थे। तो इन्होंने 2-3 काम ऐसा कर दिया कि बीपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित जब राज्य सरकार के द्वारा ये कुछ नामों का अनुमोदन किया गया तो राज्यपाल ने उसे रोक दिया। फिर आप देखें कि राज्यपाल के रूप में बीएम लाल जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय के घोटाले को उजागर करने लगे। तो इस पे जो है अब इनके पसीने छूटने लगे। तो फिर लालू यादव एक स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते सुंदर सिंह भंडारी जो पहले राज्यपाल थे वो कम से कम राजनीतिक मजबूरियों को समझते थे, लेकिन बीएम लाल जो है इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन्हें हमारे मजबूरियों से कोई लेना देना नहीं है। तो बाद में जो है फिर से वो इसी को कोसने लगे। तो एक ये विवाद, एक तीसरा विवाद और जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिसेंट, वो आप जानते हैं कि बीजेपी और जदयू इसके बीच जब अलायंस टूटा 17 वर्षों का, तो आप देखेंगे कि रातों रात जो है नहीं, जब ये एक हुए 17 साल के बाद टूटा, फिर जदयू सत्ता में, बीजेपी सत्ता से बाहर विपक्षी भूमिका में, और जब ये दोनों फिर से मिले तो रातों रात जो है फिर जदयू राज्यपाल से मिलके और बीजेपी के साथ अलायंस बना के फिर से बिहार की सत्ता में आ गए। तो वहां पे भी राज्यपाल की भूमिका आपको थोड़ी विवादास्पद, क्योंकि सबसे बड़े दल के रूप में तो वहां पे आरजेडी थी, तो वहां पे लेकिन आरजेडी को साइड करके जदयू और बीजेपी ने सत्ता में अपना वर्चस्व रखा। तो इस रूप में या बिहार के पूरे भारत के संदर्भ में कई स्टेट से ऐसे विवाद आपको सुनाई देते रहेंगे। तो विवादास्पद जो कुछ यही सब प्रावधान है बिहार के बारे में। तो बिहार से संबंधित चूंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन सब विवादों को आप थोड़े बहुत लिख सकते हैं। अब आइए सेक्रेटेरिएट का रिकॉर्ड, जो बिहार का सचिवालय है उसका जो अभिलेख है, उसके जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि 1968 में पहली बार बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और राज्यपाल जो है मुख्य भूमिका में वहां पे थे, और अब तक जो है 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, अंतिम 2005 में लगा था। तो एक ये रिकॉर्ड है, और तो इस सेक्रेटेरिएट का रिकॉर्ड यही कि 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन अब तक बिहार में लगा है और राज्यपाल जो है शासन के केंद्र में रहे हैं। अब ऑर्डिनेंस से संबंधित देखिए 1967 से 81 के बीच में क्या होता है कि अध्यादेश संबंधी अपने अधिकार का उपयोग करते हुए राज्य के मंत्रिपरिषद और राज्यपाल ने 256 अध्यादेश पारित कर दिए बिना किसी मतलब नियम, ये लोग कानून नहीं बनाता था सदन में और अध्यादेश पारित कर देता था, और तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आप अपने वो शक्ति का दुरुपयोग करता था। तो सुप्रीम कोर्ट का एक 1987 ईस्वी में एक डिसीजन आता है डीसी बागवा मामला, और उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, अध्यादेश को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था उसका मूल उद्देश्य ये था कि अगर सदन का सत्र न चल रहा हो और कुछ ऐसे विषय इमर्ज होके आते हैं जिसपे कानून बनाना अनिवार्य है, तो आप अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को फ्रेम कर सकते हैं, इनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप विधायिका की इस शक्ति को, कानून बनाने की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए हर एक बार जो है वो अध्यादेश की भाषा में परिवर्तन किए बिना उसे आप 6-6 महीना के लिए बढ़ाते जाते हैं या 6 महीना फिर नया अध्यादेश ला के लागू कर देते हैं। इससे विधायिका का अधिकार कहीं ना कहीं हनन होता है।
तो इस प्रकार से आप नहीं कर सकते और ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो भी अध्यादेश उस समय था उसको रद्द कर दिया गया। तो ये जो है 1967 से 256 अध्यादेश जो बिहार में लागू किए गए उस संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है डीसी बागवा का। तो इसे आप कोट करें। और इसी प्रकार से एक और जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 के दौरान दिया गया। उसमें कहा गया कि इसी प्रकार राज्यपाल के पद को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य में जो राज्यपाल का कार्यालय है वो केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है कि केंद्र के इशारे पे सब काम जो है राज्य में वो संपन्न करते जाए। इससे क्या होगा, शासन प्रशासन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो राज्यपाल का कार्यालय कोई केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है, वो एक स्वतंत्र पद है और अपने इच्छा अनुसार राज्यपाल को काम करना चाहिए। केंद्र का अधीनस्थ वो कोई पद नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति वास्तव में हमें दिखाई देती नहीं है। तो ये हो गए ऑर्डिनेंस संबंधित। अब आइए कंक्लूजन। कंक्लूजन जब भी आप लिखेंगे तो बहुत सारी खामियां आपको राज्यपाल के शक्ति और कार्य से संबंधित यहाँ पे दिखेंगी कि ये जो है इसको क्योंकि थोड़ा सा केंद्र सरकार के प्रभाव में ये काम करते रहते हैं या फिर जो विरोधी पार्टी है उसकी अगर सरकार है तो उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं राज्यपाल के साथ। लेकिन तब भी आपको कंक्लूजन जो है वो आपको ऑप्टिमिस्टिक देना चाहिए और इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त विश्लेषणों से स्पष्ट है कि निश्चित रूप से राज्यपाल में जितनी शक्तियां हमें दिखाई देती हैं उतनी है नहीं और वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। लेकिन तब भी भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का जो पद है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, दृष्टिकोण और ध्येय से इसे स्थापित किया गया है और ये एक ऐसा पद है जिसकी जो जिम्मेदारी है वो काफी बृहत है और कोई दूसरा अधिकारी राज्यपाल के इस व्यापक कर्तव्यों का निर्वहन वास्तव में नहीं कर सकता। अतः राज्यपाल भारतीय संविधान के अंतर्गत परिकल्पित व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, ठीक है। तो इसको आप कंक्लूजन में लिख के कंक्लूड करेंगे पूरा। तो ये हो गया इसके पार्ट 2। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। और एक क्वेश्चंस जो इस पे पूछे जाते हैं बस वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि राज्यपाल के शक्ति, कार्य, कर्तव्य का विश्लेषण करते हुए बिहार के संदर्भ में इसका आप विस्तृत विश्लेषण करें। तो बिहार के संदर्भ में जैसे आए तो पूर्व में जो हम लोग डिस्कस किए इन सब बिंदुओं को पार्ट 1 में, तो ये प्रावधान तो बिहार के बारे में भी लागू है। तो इस सब का जिक्र आप करते हुए, हाँ इसके 8-9 प्रावधान को नहीं लिखना है, इतने तो मैंने इसलिए डिस्कस किए कि इसमें से 5-6 आपको याद रह सके। तो 5-6 करते हुए लिखते हुए, क्योंकि वहां पे टाइम का बहुत बड़ा एक फैक्टर है, तो आप 4-5 प्रावधान सबके लिखते हुए और कुछ बिहार से संबंधित अगर आपको लगता है वहां पे विवाद की चर्चा करना अनिवार्य है तो आपके पास अगर ये नोट्स में रहेंगे तो इसे आप जब एक नज़र कभी कभी देखते रहेंगे तो वहां पे आप आसानी से इसका जिक्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका वहां पे क्वेश्चन 100% जो है पूर्ण होगा और आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो बस आज के इस डिस्कशन में इतना ही और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।